अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अशरफ है। मैं 2015 से लॉ कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ मुल्तान में। और हम ये प्रोफेशनल लॉ कॉलेज के लिए ये प्रोग्राम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं जो लॉ के सब्जेक्ट्स के हवाले से हैं कि आप इन वीडियोज़ के ज़रिए आप लॉ के सब्जेक्ट्स को समझ भी सकते हैं और उसको इंशाल्लाह पास भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं भी हैं, लेकिन ये इतने इन्फॉर्मेटिव हैं और इतने प्रॉपर हैं कि आप इन लेक्चर्स के ज़रिए अपने एग्ज़ाम्स को कवर कर सकते हैं। उनका सिलेबस कवर हो जाता है और एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए इनको अगर आप समझ लें तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब भी कर देगा। तो ये प्रोफेशनल लॉ कॉलेज का एक एफ़र्ट है और इंशाल्लाह आपको इन लेक्चर्स के बाद फ़ील होगा कि ये लॉ जो है ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर किसी की सप्ली है तो वो इन लेक्चर्स को कवर करने के बाद अपने इंशाल्लाह आसानी से सप्ली क्लियर कर सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आप सब्जेक्ट को समझें कि सब्जेक्ट कह क्या रहा है। हर सब्जेक्ट की एक अपनी दास्तान है, अपनी एक कहानी है, हर सब्जेक्ट की एक अपनी फ़िलासफ़ी है। अगर आप उस फ़िलासफ़ी को समझ लेते हैं तो आपको आसानी इस तरह हो जाती है कि आप उसको उस एंगल से देखते हैं कि हमने इस चीज़ में, इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ डिस्कस करनी है। पहली बात। दूसरी बात यह कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि लॉ कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है, इंसान का बनाया हुआ है, तो इसको आप समझ लेते हैं, आपको बात समझ आ जाती है। प्रैक्टिस ना होने की वजह से, लिखना ना आने की वजह से वहाँ एग्ज़ाम में आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, लिखने की प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, क्वेश्चन को तैयार करें, अपने पॉइंट्स बनाएं, अपनी आउटलाइन बनाएं और बार बार उन की प्रैक्टिस करें ताकि जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो आप कंप्लीट कर सकें अपना पेपर। और दूसरी बात यह है कि आपने कन्फर्म 4 सवाल आपने सब्जेक्टिव हैं लाजमी करने हैं। अगर आपको सवाल नहीं समझ आ रहा है फिर भी आप कम से कम ऐसा करें कि आप उस सब्जेक्ट की जो फ़िलासफ़ी है उसके हवाले से उसको कवर कर दें। कभी भी ऐसा ना करें कि एग्ज़ाम में सवाल छोड़ के आएँ, क्योंकि आपको अगर कुछ लिख के आएंगे तो ही मार्क्स मिल सकते हैं। ग्रेस मार्क्स भी अगर कोई देना चाहे तो उसे आसानी हो जाएगी और आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो ये 2 ऐसी टिप्स हैं कि जिस पे लाजमी आपने अमल करना है। और 30 मिनट से ज़्यादा एक सवाल के ऊपर आपने टाइम नहीं लगाना है। कोशिश करें 25 मिनट में आपका सवाल कंप्लीट हो। इसीलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। घर में बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें। एक तो हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें, साइड मार्जिन्स दें, बिल्कुल ऐसी जैसे FSC मैट्रिक का बच्चा एक खूबसूरत पेपर प्रेजेंट करता है। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी है पढ़ने वाले को उतना अच्छा लगेगा और मार्क्स आपके उतने अच्छे आएंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ टॉर्ट। ये सब्जेक्ट जो है ये बड़ा अहम सब्जेक्ट है। इसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, हालांकि ये एक नहायत ही आसान सब्जेक्ट है। इसकी फ़िलासफ़ी समझना ज़रूरी है। जो टॉर्ट है, बेसिकली टॉर्ट हम कहते हैं सिविल रॉन्ग को, ठीक है। ये एक वर्ड लैटिन टर्म है टॉर्टम, ये वहाँ से निकला है वर्ड। इसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। ऐसी कोई भी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, जो ट्विस्टेड है, जिसमें कोई मसला है, कोई गड़बड़ है, ठीक है। तो ये उस चीज़ से निकला हुआ कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है थ्रू कोर्ट्स। लोग अदालतों में गए कि जनाब हमारे साथ ये ज़्यादती की गई है, हमारे साथ ये गलती हुई है, अब हमारा इसकी कोई रेमेडी होनी चाहिए। ये बाकायदा कोडिफाइड लॉ नहीं है। अदालतों के जो डिसीजंस आए हैं, कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, केस लॉ कहते हैं, उसके ऊपर ये पूरे की पूरी बेस जो है ना सब्जेक्ट जो है बेस्ड है। इसे लॉ ऑफ टॉर्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में इंसान जो है उसके साथ राइट्स एंड ड्यूटीज़ लगे हुए हैं, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। हर इंसान के दूसरे इंसान की तरफ कुछ राइट्स हैं और कुछ दूसरे इंसान के उसकी तरफ ड्यूटीज़ हैं। जब हम अपने राइट्स, हमारे जो राइट्स हैं उसको वायलेट किया जाता है, तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसमें वायलेशन जो है वो क्राइम बन जाती है, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिसमें वो क्राइम नहीं बनती है लेकिन हमें रेमेडी चाहिए, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो हम अगर वो क्राइम नहीं है तो कहाँ जाएंगे? तो फिर सिविल कोर्ट्स में जाके आप अपने राइट्स क्लेम करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है। तो जब राइट्स नहीं दिए जाते तो हम कहते हैं कि इस शख्स के साथ ज़्यादती हुई है, रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है इसके साथ, ठीक है। तो वहीं से जो गलत होता है, किसी के साथ ज़्यादती होती है, उसको हम कहते हैं कि इसके साथ रॉन्ग हुआ है, ठीक। और ये रॉन्ग ऐसा है कि ये सिविल नेचर का है, ठीक है। अब सिविल नेचर का क्या फ़र्क है? हमें बात समझने की ये है कि सबसे अहम बात इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर समझने की ये है कि सिविल नेचर में और क्रिमिनल नेचर में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम क्राइम को समझें। जैसे हमें अगर हमने ये समझना है कि रोशनी क्या होती है तो अंधेरे का पता होना ज़रूरी है। अगर अंधेरा नहीं देखा तो रोशनी आप समझ नहीं सकते। अगर आपने रोशनी समझनी है तो अंधेरा देखें, उसके बाद जब आप रोशनी को देखें पता चलेगा कि ये फ़र्क होता है। इसी तरह जब आप क्राइम को समझ लेंगे तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको
टॉड समझ आएगा। तो क्राइम को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इस सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्राइम क्या है बेसिकली। जब अगर क्राइम हम समझ आ जाती है तो फिर हम इसको सिविल रॉन्ग को समझ सकेंगे। तो क्राइम बेसिकली क्या है कि किसी शख्स के साथ रॉन्ग होया, रॉन्ग किसी एक शख्स के साथ हो रहा है, लेकिन वो रॉन्ग ऐसा है कि उससे ओवरऑल सोसाइटी इफ़ेक्ट होती है। एवरी रॉन्ग दैट इफेक्ट्स द सोसाइटी। जैसे मर्डर है, किसी एक इलाके में मर्डर हो जाए तो उस मोहल्ले के अंदर एक खौफ का समा फैल जाता है, खौफ फैल जाता है कि जनाब यहाँ कत्ल हो गया, लोग परेशान रहते हैं। इसी तरह अगवा है, अबडक्शंस हैं, ठीक है। अगर बच्चे खुदा ना खास्ता कहीं पता चले जी अगवा हो रहे हैं तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद रखते हैं, बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। इसी तरह डकैती है, कहीं चोरी हो जाए गली में, सारे लोग अपने दरवाजे बंद रखना शुरू कर देते हैं जी यहाँ खुदा ना खास्ता डकैती हो गई है। इसी तरह टेररिज्म है, कहीं धमाका होता है, लोग शहरी जगहों पे जाने से एतराज़ करते हैं। तो कहने का मकसद ये ऐसा रॉन्ग, उसमें कोई एक फैमिली अफेक्ट हुई है, कोई एक शख्स अफेक्ट हुआ है, 4 लोग अफेक्ट हुए हैं, लेकिन उससे पूरी सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब भी रॉन्ग जो है वो अफेक्ट करता है सोसाइटी को, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये क्राइम है, ठीक है। और क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तान पीनल कोड में डिफ़ाइन कर दिए हैं, डकैती, मर्डर, आपका ये टेररिज्म, इसके लिए टेररिज्म के लिए तो अलग एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट बना दिया गया। तो क्राइम अगर आप देखते हैं, क्राइम जहाँ सोसाइटी इफ़ेक्ट्स हो रही हैं, ठीक है। अब अगर एक शख्स के साथ गलत हुआ है, रॉन्ग हुआ है, उसके राइट्स वायलेट हुए हैं, लेकिन वो क्राइम नहीं है, तो क्या करेगा, ठीक है। तो फिर हम उसके कहते हैं कि ये सिविल नेचर का रॉन्ग है। जैसे फ़र्ज़ करें मेरा घर है, घर के बाहर किसी शख्स ने मेरे दरवाजे के आगे गाड़ी पार्क कर दी है। अब मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, अपनी गाड़ी घर से बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। और वो चकला गया, मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, गाड़ी पार्क कर दी है, कोई दरख्त काट के गिरा दिया है, या उसने जिस तरह आजकल है ट्रेंड है शामियाने लगा के रास्ता बंद कर दिया और वो फंक्शन कर रहे हैं। तो ये सारे ऐसा है कि मेरा रास्ता बंद हो गया, मेरी ये परेशानी का बाइस है। तो मैं अदालत जाऊँ कि जनाब ये देखें ये मेरी परेशानी का बाइस बन रहे हैं और मुझे रेमेडी दी जाएगी। अदालत उन्हें कहेगी जनाब आप अपना ये चीज़ें उठाएं यहाँ से और रास्ता क्लियर करें। तो इसी तरह अगर आपका घर बन रहा है, कोई शख्स आपके साथ घर बनाता है, वो इतना ऊंचा घर बनाता है कि आपके रोशनी हवा का मसला बन रहा है, या आपको पर्दे का मसला बन रहा है, वहाँ खिड़कियाँ हैं जिससे आपके घर में पर्देदार औरतें हैं उनको वो पर्दे का मसला है, तो आप इस चीज़ के हवाले से अदालत जा सकते हैं। ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन आपको रेमेडी चाहिए, आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपकी जो प्राइवेसी है वो वायलेट की जा रही है, तो हम उसे कहते हैं कि ये सिविल रॉन्ग है। तो क्रिमिनल रॉन्ग और सिविल रॉन्ग, अगर आप ये समझ लें कि टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके हवाले से हम इसको मज़ीद आगे देखते हैं। आपके सब्जेक्ट का सबसे अहम सवाल, और इसमें 3 सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है क्राइम और टॉर्ट में डिफरेंस क्या है, फिर टॉर्ट क्या है, व्हाट इज़ टॉर्ट, उसमें भी आपने बताना है कि क्राइम ये होता है और टॉर्ट ये होता है, और फिर टॉर्ट को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो इसीलिए ये 3 चीज़ें हैं, 3 सवाल बनेंगे जो हम एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, उससे हमारे 3 सवाल हल हो जाएंगे, और जिसमें से 1 या 2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि क्राइम और टॉर्ट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम उसी को समझ लें तो हमें ये आसानी हो जाती है कि टॉर्ट है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम इसको इसी तरह डिफ़ाइन करें, क्राइम और टॉर्ट, ये ऐसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टॉर्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट, इस तरह पूछा जा सकता है। सिंपली डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट पूछ लेते हैं। तो ये सबसे पहले यही बात है। तो ये क्रिमिनल रॉन्ग है। अब क्रिमिनल रॉन्ग क्या, ऐसा रॉन्ग जो ओवरऑल सोसाइटी को अफेक्ट करता है, ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। जो रेमेडी है वो पनिशमेंट की सूरत में है, चाहे जुर्माना हो चाहे जेल हो, तो यहाँ पनिशमेंट्स दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे पेनल्टीज़ होती हैं, यानी कि हरजाना जिसे हम कहते हैं। जैसे किसी ने बदनामी, जिस तरह कोई बदनाम करता है, जैसे अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी 2 अदाकार हैं, उनके दरमियान केस चलता रहा, उन्होंने सूट फाइल की एक दूसरे के खिलाफ डेफेमेशन के कि इसने मुझे बदनाम किया है, मेरे नेक नामी को दाग लगाया है, तो उसने हरजाने का दावा किया,
ठीक है। वो हजाने का दावा यही होता है कि इसने मेरी नेक नामी को दाग लगा दिया है, अब मुझे इससे इतनी कंपनसेशन दी जाए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप भी इसको बदनाम करें या उसको जेल भेज दिया जाए, उससे जुर्माना किया जाता है 50 लाख 5 लाख, जितना कोई शख्स मशहूर है उतना ही वो ज़्यादा बदनाम होता है, उतना ही ज़्यादा जुर्माना दिया जाता है कि आप जनाब आप इतना जुर्माना पे करें, आपने इसको बदनाम किया। ठीक है, तो यहाँ पे पेनल्टीज़ होती हैं, यहाँ पे पनिशमेंट्स होती हैं। फिर यहाँ पे क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ सिविल लॉ अप्लाई होगा प्रोसीजर के हवाले से, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड और यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्रिमिनल कोड्स होंगी और यहाँ पे सिविल कोर्ट्स में केस चलेंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह आपने इनका डिफरेंस बनाना है। ठीक है, ये जहाँ पे भी सवाल पूछा जाए तो यही डिफरेंस है कि जनाब ये क्रिमिनल रॉन्ग है, ये सिविल रॉन्ग है, यहाँ पनिशमेंट्स हैं या पेनल्टीज़ हैं, यहाँ क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा या सिविल लॉ अप्लाई होगा, यहाँ क्रिमिनल केस कोर्ट्स में केस चलेगा या सिविल कोर्ट्स में केस चलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपने बयान करनी है। ये 5, 7, 8, 10 पॉइंट बनते हैं आपके पास जो बुक्स हैं उसमें भी इन्होंने डिफ़ाइन कर रखा है। ये लेक्चर से आपको इंशाल्लाह समझने में भी मज़ीद आसानी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि जनाब यहाँ पे जो स्टेट है वो पार्टी होती है। देखें, क्राइम एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, तो इसीलिए सोसाइटी को जब अफेक्ट होगी तो स्टेट का काम क्या है, लोगों को फलाह बहबूद। हम एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट क्लेम करते हैं कि हम दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ स्टेट पार्टी बनती है। अगर कहीं डकैती होती है तो स्टेट उसको प्रोसिक्यूट करती है, जो मुजरिम है उसको सज़ा दिलवाने की स्टेट कोशिश करती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको लड़ता है। यहाँ पे प्राइवेट पार्टी होती है, जिस एक शख्स के साथ ज़्यादती हुई है वो ही उसको क्लेम करता है, अदालत में जाता है। तो यहाँ स्टेट होती है, यहाँ प्राइवेट पार्टी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपने क्राइम अटैम्प्ट किया है, अगर अटैम्प्ट किया है और कामयाब नहीं हुए तो भी आपको सज़ा दी जाती है, चाहे मिनिमम दी जाती है, लेकिन अगर आप जुर्म चोरी करते हुए पकड़े जाएं तो भी आपको सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ अटैम्प्ट करने पे सज़ा नहीं है। अगर आपने कोशिश की और नहीं कामयाब हो सके तो आप उसमें वो जो है सिविल रॉन्ग नहीं बनता, इसलिए उसमें अटैम्प्ट पे सज़ा नहीं दी जाती। तो जनरली ये कुछ डिफरेंसेस हैं क्राइम और टॉर्ट के अंदर, जिसको समझने से हमें ये समझ लग जाती है कि टॉर्ट बेसिकली क्या है। तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जहाँ पे भी किसी के राइट्स जो हैं वो वायोलेट किए जाते हैं, तो वो अगर क्राइम ना हो तो अदालत जाके रेमेडी क्लेम कर सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन में हम कहते हैं कि लॉ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, ठीक है, इंडिपेंडेंट या एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी से किसी भी मामले में कॉन्ट्रैक्ट करें, सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी परफॉर्मेंस के लिए आप दावा फाइल करते हैं, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत किया जाता है। तो एक रेमेडी मौजूद है, अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो परफॉर्मेंस क्लेम करने के लिए आप रेमेडी मौजूद है, इसलिए उसको टॉर्ट में डिस्कस नहीं किया जाता। अदरवाइज़ जितने भी सिविल रॉन्ग हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक सबसे पहली चीज़, एक सवाल आपका जो था वो यही है कि डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट, तो वही हमने डिस्कस किया कि क्राइम जो है वो एक क्रिमिनल रॉन्ग है और टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। तो वो दोनों डिफरेंसेस हमने देख लिए। फिर इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ आती है वो राइट्स की आती है। जो पर्सन्स के राइट्स हैं ये 2 टाइप्स के हैं। एक है राइट इन पर्सोनम और एक है राइट इन रेम। रेम से मुराद है वर्ल्ड। हमारे लॉ में बहुत ज़्यादा लैटिन टर्म्स यूज़ होती हैं, क्योंकि लॉ जो है, ब्रिटिश लॉ जो है वो सारा लैटिन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए इस तरह की टर्म्स आती रहेंगी। तो राइट इन रेम वर्ल्ड, ठीक है। और पर्सोनम को आप पर्सन की हद तक अगर समझें तो शख्स, ठीक है। पर्सोनम लैटिन टर्म में, आप उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पर्सन पढ़ते हैं। तो राइट इन पर्सोनम और राइट इन रेम।
आप ये देखें कि राइट इन पर्सोनम से मुराद ये है कि जो आपके राइट्स किसी ख़ास शख्स के साथ अटैच हैं। जैसे मियाँ बीवी के आपस के राइट्स हैं, जो बीवी सिर्फ अपने शोहर से क्लेम कर सकती है, शोहर सिर्फ अपनी बीवी से क्लेम कर सकता है। इसी तरह माँ बाप और बच्चों के राइट्स हैं, वो बच्चे अपने सिर्फ माँ बाप से क्लेम कर सकते हैं। जैसे विरासत है, वो सिर्फ अपने बाप से क्लेम कर सकते हैं, बाप के अलावा किसी से आप क्लेम नहीं कर सकते एज ए राइट। तो ऐसे राइट्स जो किसी ख़ास शख्स के साथ किसी ख़ास ताल्लुक़ की वजह से हैं, जैसे बॉस और एम्प्लॉय का राइट है, ठीक है, एम्प्लॉय ने बॉस से पे क्लेम करनी है, बॉस ने एम्प्लॉय से काम लेना है। तो ये जो राइट्स हैं अगर किसी शख्स के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ख़ास शख्सी हैसियत की वजह से जुड़े हैं, किसी ताल्लुक़ की वजह से जुड़े हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जुड़े हैं, तो राइट इन पर्सोनम। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में राइट इन पर्सोनम डिस्कस नहीं होते हैं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है राइट इन रेम का, तो राइट इन रेम से मुराद ये है ऐसे राइट्स जिसके लिए किसी ख़ास किस्म के ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं सड़क पे जा रहा हूँ तो पूरी दुनिया के अगेंस्ट मेरे राइट्स हैं कि मुझे रास्ता दिया जाए, मुझे कोई टक्कर ना मारे, मेरी गाड़ी को चोरी करने की कोशिश ना करे, मुझे गाली गलौच ना करे, मुझे रास्ता को ब्लॉक ना करे, मुझे जा रहा हूँ तो मेरे रास्ते में किसी किस्म की भी शरारत, ये वो सारी चीज़ें जितने भी हम सोच सकते हैं। तो ये ऐसे राइट्स हैं जिसके लिए मुझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी मैं उससे क्लेम कर सकता हूँ कि आपने मुझे टक्कर क्यों मारी है, ठीक है। इसी तरह आपने मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक किया है, ठीक है। तो ये ऐसे राइट्स हैं जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट आप हर वक्त हर इंसान रखता है। जैसे मेरा राइट है कि मुझे नेशनैलिटी दी जाए, मेरा राइट है कि मुझे हवा जो है वो बंद ना किया जाए, मेरा राइट है कि मुझे रोशनी जो आ रही है मेरे घर के बाहर इस तरह का घर ना बनाया जाए कि मुझे रोशनी ना आए। तो राइट इन रेम, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा टॉर्ट के अंदर क्या डिस्कस होता है, राइट इन रेम डिस्कस होते हैं। ये बात ज़हन में रखने की है कि राइट इन रेम डिस्कस होते हैं, ठीक है। तो ये एक और चीज़ हमें समझ लग गई कि हमने पहली चीज़ क्या है टॉर्ट के अंदर, ये सिविल रॉन्ग है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि राइट्स इन रेम, REM। तो राइट्स इन रेम जो हैं वो इसके अंदर डिस्कस होते हैं। तो ये दो चीज़ें अहम हैं, इसके अंदर डिस्कस होती हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, तो जब आपने क्या बताना है कि ये एक सिविल रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट शामिल नहीं है। और दूसरी बात कि ये राइट इन रेम डिस्कस किए जाते हैं, जहाँ पे भी दुनिया के अगेंस्ट आपके जो राइट्स हैं वो कोई वायलेट करेगा तो उनको हम कोर्ट के थ्रू उसके ख़िलाफ़ रेमेडी लेंगे, पेनल्टीज़ करवाएंगे दूसरे शख्स को। तो दूसरी चीज़ क्या है, राइट इन रेम। अब तीसरी एक अहम चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि टॉर्ट ये कहता है कि जब तक आपके ख़िलाफ़ अगर आपका राइट वायलेट हुआ है तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपको एक्चुअल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, यानी कोई माली नुकसान या जिस्मानी नुकसान नहीं भी हुआ, लेकिन आपका राइट अगर आपने किसी ने डैमेज किया है तो फिर आप क्लेम करेंगे कि जनाब मुझे क्लेम दिया जाए, ठीक है। इसकी एक आसान एग्जांपल से हम समझते हैं, बड़ा मशहूर एक केस लॉ है जिसकी बिना पे ये पूरा लॉ ऑफ टॉर्ट स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में, एशबे वर्सेस वाइट। ये केस लॉ आपको लाजमी याद करना भी है, जब भी सवाल टॉर्ट का पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एशबे वर्सेस वाइट ये कैसा केस है, लैंडमार्क केस है जिसने ये लॉ ऑफ टॉर्ट की बुनियाद रखी है। तो ये एशबे एक शख्स है जो वोट कास्ट करने जाता है। हम कहते हैं जी फ़र्ज़ करें कोई एक्स कैंडिडेट है, उसको इसने वोट कास्ट करना है, ठीक है। ये जो मिस्टर वाइट हैं इसने उसको वोट कास्ट करने नहीं दिया, ये वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उसने उसको वोट कास्ट करने नहीं दिया, उसका राइट था और बिला किसी वजह के उसने उसको वोट कास्ट नहीं करने दिया, लेकिन ये कैंडिडेट जो है ये विन कर जाता है। अब हम देखें कि इसके वोट कास्ट ना करने से नुकसान नहीं हुआ, हमें कोई डैमेज नहीं हुआ, जो मकसद था हमारा वो पूरा हो गया कि ये जीत जाए, तो वो जीत गया। लेकिन उसका राइट टू वोट जो है, राइट टू वोट, अब ये राइट टू वोट जो है ये वायलेट हुआ है। तो ये साहब कोर्ट चले गए कि जनाब इसने मुझे बिला वजह वोट डालने नहीं दिया, राइट टू वोट मेरा मुतासिर हुआ है, इसलिए मुझे क्लेम दिया जाए। और अदालत ने कहा कि ठीक है, इसका राइट तो कम से कम बनता था वोट डालने दिया जाए, चाहे नुकसान नहीं हुआ, डैमेज नहीं है, लेकिन राइट मुतासिर हुआ है, इसलिए उन्होंने क्लेम दिया। तो यहाँ से ये बात पता चली कि हमें एक्चुअल डैमेज हो या ना हो, हमारा अगर राइट वायलेट हो रहा है तो हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे गैराज का दरवाज़ा खुला है, उसके अंदर कोई शख्स आ जाता है, अब उसने वहाँ पे रखे हुए पौधे, गाड़ी, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, बस वो आके हाथ बांध के खड़ा है,
तो वो हम कहते हैं कि भाई यहाँ क्यों खड़े हैं, किसकी इजाज़त से खड़े हैं सॉरी। तो कहने का मकसद ये है कि उसने डैमेज कोई नहीं किया, लेकिन राइट ऑफ प्राइवेसी जो है हमारा, उसको वायलेट किया है, हमारी प्रॉपर्टी के अंदर एंटर हुआ है, ठीक है, उसने ट्रांसग्रेस किया है, ठीक है ना। हम तो इसलिए हम इसको ट्रेसपास कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जनाब ये हमारा राइट टू प्राइवेसी इसने किया है, ट्रेसपास किया है, तो उसके ख़िलाफ़ हम क्लेम कर सकते हैं, अदालत हमें उसके ख़िलाफ़ हर्जाना करवा के दे सकती है। तो एक बात ये समझ लगी कि ये डैमेज होना ज़रूरी नहीं है, वायलेशन ऑफ राइट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 बातें जो सबसे ज़्यादा अहम है टॉर्ट के अंदर, जो बेस हैं वो यही हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। तो टॉर्ट की डेफिनेशन के अंदर हमने ये देख लिया कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी 3 एलिमेंट्स क्या हैं, सिविल रॉन्ग है, इसको ध्यान से याद कर लें, ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात, राइट्स इन रेम जो हैं वो इसके अंदर अगर मुतासिर हों तो फिर डील होते हैं। और तीसरी बात यह है कि डैमेज है या नहीं है, ठीक है। इंजरी टू राइट है, इसको कहते हैं इंजूरिया साइन, साइन का मतलब होता है विदाउट, डैमेज, डैमनम, तो ये डैमेज को डैमनम लैटिन में पढ़ा जाता है। तो ये एक मैक्सिम है, इंजूरिया साइन डैमनम, कि इंजरी है विदाउट डैमेज। तो जब इंजरी विदाउट डैमेज हो, इंजरी टू राइट्स विदाउट डैमेज हो, तो हम कहेंगे कि ये सिविल लॉ में, लॉ ऑफ टॉर्ट में डील किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक अहम चीज़ है, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात हमने देखी थी कि क्राइम और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है। दूसरी बात हमने देखी कि 3 बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। अब ये जो तीसरा एलिमेंट है, इसको हम 2 मैक्सिम की सूरत में, ये क्वेश्चन आता है अक्सर पेपर्स में, इसको भी देख लेते हैं। अब ये तीनों सवाल मिलके ये एक टॉपिक भी है। इन तीनों को जब भी आपसे लॉ ऑफ टॉर्ट पूछा जाएगा, आपने तीनों चीज़ें बयान करनी हैं। आपने क्राइम और उसका डिफरेंस बयान करना है, आपने इस चीज़ को बयान करना है इंजूरिया साइन डैमनम क्या चीज़ है, तो फिर आप टॉर्ट बयान करेंगे। हाँ, अगर वो सिर्फ एलिमेंट्स पूछ ले तो भी ये सारी कहानी बयान करनी है, अगर वो क्राइम एंड टॉर्ट का पूछे तो भी ये बयान करना है, और अगर वो सिंपल ये मैक्सिम पूछ ले कि ये इंजूरिया साइन डैमनम ये क्या है, और एक है डैमनम इसका अपोजिट साइन इंजूरिया, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया। इसके अंदर जब अगर ये पूछ लें तो फिर हम कहेंगे कि एशबे वर्सेस वाइट, तो ये एक केस लॉ है इसमें, ठीक है। और इधर एक स्कूल है, ग्रामर स्कूल, ठीक है, उसका केस है। तो इन केसेस की बिना पे हम ये 2 चीज़ों को समझते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम, हमने डिस्कस किया कि ये वोट डालने गया, इसको वोट डालने नहीं दिया गया, तो इसने क्लेम किया। तो यहाँ पे इंजरी टू राइट थी लेकिन डैमेज नहीं था, तो भी क्लेम दिया गया। हम यहाँ देखते हैं कि ये एक फ़र्ज़ करें ग्रामर स्कूल है ए, ये रोड है, ये आसान एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाएगा। यहाँ एक साहब पढ़ा रहे हैं, ये जो मालिक है उसने एक टीचर को हायर किया, टीचर पढ़ाता था, अच्छा टीचर था, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट उसके साथ अटैच हो गए। उसने क्या किया, इस स्कूल के सामने एक और स्कूल बना लिया, वो टीचर यहाँ से यहाँ आ गया। अब इस टीचर ने क्या किया, उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से भी आए और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उस तरफ खींचे चले गए। तो इसकी क्या हो गया, इसकी तादाद जो थी, इसकी जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की वो कम हुई, तो इसको फीस कम मिलेगी, तो इसको डैमेज हो गया है, ठीक है, इसको डैमेज हुआ है। लेकिन इसके बाद जो स्टूडेंट्स गए हैं, इस शख्स का जो मालिक है, ए स्कूल का जो मालिक है, उसका कोई ऐसा राइट नहीं है कि उसके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं और नहीं पढ़ सकते, उसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो कहीं और नहीं जाएंगे, ये जो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है ये और स्कूल नहीं बना सकता, या अगर इसने स्कूल बनाया तो उसके सामने कोई स्कूल नहीं बना सकता। तो ऐसा कोई राइट ये रखता नहीं है, इसलिए यहाँ डैमेज है लेकिन इंजरी टू राइट नहीं है, डैमनम साइन इंजूरिया। तो ये चीज़ क्लेम नहीं की जा सकती, अदालत में वो जाके ये क्लेम नहीं कर सकता, देखें जिसने मेरे स्कूल के सामने स्कूल क्यों बनाया है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो जब डैमेज हो लेकिन इंजरी टू राइट ना हो तो फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर इंजरी टू राइट है और डैमेज नहीं है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं कि जनाब इसने ऐसा किया क्यों,
ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये 3 चीज़ें मिलकर आपका एक टॉपिक भी बनता है। इसी एक टॉपिक को आप 3 चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट पूछ लेता है, टॉर्ट व्हाट इज़ टॉर्ट, एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट, तीनों आप बता देंगे कि ये सिविल रॉन्ग है, राइट्स इन रेम है और इंजूरी असाइन डैमनम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो टॉर्ट बनेगा। उसके बाद अगर ये अलहदा पूछा जाए तो ये तीनों चीज़ें भी आप ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डैमेज हो तो इंजरी टू राइट्स हो, डैमेज ना हो, एशबे वर्सेस वाइट केस का डिस्कस करेंगे, वो अभी बुक्स में डिटेल में मज़ीद दिया होगा। तो ये, और दूसरी बात डैमनम साइम इंजूरिया कि ये ग्रामर स्कूल था, उसने स्कूल के सामने एक और स्कूल बना लिया, स्टूडेंट्स भी चले गए, फ़ीस में कमी हो गई, डैमेज हुआ, लेकिन उसका कोई ऐसा राइट नहीं है कि उसके सामने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बन सकता है, तो इसलिए वहाँ पर क्लेम नहीं दिया गया। ये सवाल अलहदा भी पूछ लिया जाता है। ये तीनों सवाल अलग-अलग भी आ सकते हैं, ये एक सवाल का हिस्सा भी हैं। तो आप एक सवाल तैयार करें, आपके 3 सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, ये इतना अहम है, तो इसको अच्छे तरीके से समझने के, इसको वहाँ अपनी बुक से भी मज़ीद पढ़ के उसको एक पॉइंट्स बनाएं और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। कोई भी सवाल इनसे रिलेटेड आए, आपने उसमें ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है उसको आपने कंपाइल कर देना है और कोशिश ये करें कि 30 मिनट से ज़्यादा इस पर टाइम ना लगाएँ।